अभी तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान सिर्फ लेट से कहेंगे एक एमओयू साइन हुआ है कि जी के द अमेरिकन मे प्रोवाइड देम F-35। अगर इंडिया एक कॉम्बिनेशन अपना बनाता है राफेल एंड F-35, हम्म। तो वो दुनिया के दो महंगे तरीन जहाज फ्लाई कर रहा हो। अगर आपके पास वेपन्स हैं या आपके पास आपकी फोर्स स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपको जंग ना करनी पड़े, आई थिंक दैट इज what is the success of holding these weapons. Indians in terms of our reformation of the forces, वो भी अपनी इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तान एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके पायलट्स हैं। पाकिस्तान हैज अपग्रेडेड इट्स F-16s टू द हाईएस्ट लेवल जो हमें ऑफर हुए थे। J-31 बहुत इंप्रेसिव लगा, खासतौर पर उसका रेडार, उसकी एर्गोनॉमिक्स इज रियली इंप्रेसिव। जो हमारी कैपेबिलिटी हमारे पायलट्स ने और इंजीनियर्स ने हासिल की JF-17 से, ठीक है ना, वो इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स। वन एयरफोर्स व्हिच हैज द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड इज द पाकिस्तान एयरफोर्स, बिकॉज वी नेवर कॉम्प्रोमाइज on their training standard. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल सैयद मोहम्मद खान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। ट्रम्प साहब ने एक ऑफर की है इंडिया को कि F-35 फाइटर जेट्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडिया को उन्होंने आमादगी जाहिर की है। और इंडिया शशोपंत का शिकार है कि ये लें कि ना लें, उसकी डाउन साइड्स भी हैं, उसकी एडवांटेजेस भी हैं। वो ऐसे देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना के पास J-35 उनके जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, चाइना के 300 के करीब उनके पास हैं। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं चाइना में स्टेल्थ फाइटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 की। इस सूरत हाल में दे थिंक कि इट्स ओवरवेलमिंग चैलेंज फॉर देम, और इसको काउंटर करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग। और उस सूरत हाल में उनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये Su-57 की रशिया और एक अमेरिकन F-35। So how do you see this situation? From the Indian point of view, मेरा ख्याल it is a very tricky situation, and I think Pakistan ने क्या कहते हैं is making India react to a future power balance in the region. जब हम लोगों ने जब उन्होंने राफेल खरीदा, उस वक्त we were in the process of changing our fleet because हमारे काफी जहाज जो थे वो अब पुराने हो चुके थे और हमें उनको नए जहाजों से रिप्लेस करने की जरूरत थी, जिनमें प्राइमरीली जो हमारे मिराजेस थे, जो हमारे F-7 थे, और जो पुराने मॉडल के F-16 थे। सो इन जहाजों को हमने रिप्लेस करना था और हमने J-10C की सिलेक्शन की। ठीक है ना। J-10C इज अ वेरी एडवांस्ड फाइटर जेट, बट द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज एन अफोर्डेबल फाइटर। आजकल जितने भी फाइटर जेट्स हैं जो यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट से निकल रहे हैं, दे आर एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, वन, एंड नंबर टू, दे कम विद अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल हिकअप्स और रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो उसकी वजह से जब हमने J-10C का किया तो इंडिया ने क्या कहते हैं राफेल का मुआहदा किया। ठीक है, अब इस वक्त भी इवन अगर हम दोनों साइड्स के ऊपर देखें, विद द J-10C एंड राफेल इन अ कॉम्बैट सिचुएशन, फ्यूचर कॉम्बैट सिचुएशन, यानी कि आप कहेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर जब भी ये दोनों जहाज एक दूसरे के खिलाफ पिच होंगे, ठीक है, द फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी विल बी विद द पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है ना। हम यहाँ से, हमारे पास PL-15 है, उनके पास वहां मीटियोर और मीका है। अब हम दोनों किस्म के मिसाइल्स की यानी कि कैपेबिलिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जी के वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट शॉट
both the Eastern and the Western commentators, they agree that PL-15 has a longer range than Meteor. Right. میں آج جنرل بخشی صاحب کو سن رہا تھا, وہ تبصرہ فرما رہے تھے اس کے پروز اینڈ کونس پہ F-35 کے. تو جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق اب تک کنڈیشن یہ رکھی ہے امریکہ نے کہ اگر ہم آپ کو یہ دیتے ہیں اور آپ ایگری کرتے ہیں تو ہمیں رائٹ آف انسپیکشن دیا جائے گا کہ آپ اس کو اوپن نہیں کریں گے, اس جہاز کو. سوچا تو یہی جا سکتا ہے کہ ریورس انجینئرنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کو کسی طرح سے ماڈیفائی نہیں کریں گے, یعنی جو اس میں میزائل کیپیبلٹی ہے وہی یوز ہوگی, آپ اس میں کسی اور قسم کا ویپن انٹروڈیوس نہیں کریں گے. سو ان ریسٹرکشنز کے ساتھ جہاز لینا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایکچولی حسن صاحب اسی چیز کے اوپر آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اب جب کہ اب ایک طرح کی پیرٹی آ گئی تھی, سو جس ایئر فورس کو بھی ایک دوسرے کے اوپر ایج چاہیے تھا, وہ اس کو اب جنریشن 4 سے جنریشن 4.5 یا 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی طرف بڑھنا تھا. دیکھیں اس کو آپ کو حالیہ جو مذاکرات کمیٹی بنائی حکومت نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی, اس کے تناظر میں دیکھنا ہوگا, کیونکہ ساری طرف سے یہ ایک بات آ رہی تھی کہ جی آپ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے اور آپ جو ہیں وہ مقتدر سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں اچھا تو یہ ہوتا کہ خان صاحب بھی ہوتے, میاں نواز شریف صاحب بھی ہوتے, شہباز شریف صاحب بھی ہوتے, آصف زرداری صاحب بھی ہوتے اور یہ مل کے بیٹھ کے بات کرتے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک شاید مذاکرات کا کوئی نتیجہ کوئی کنکریٹ بھی نکل. دوسرے والے بیٹھیں گے, کسی کو ادنی کہا جائے گا, منی لانڈر کہا جائے گا. ابھی لیٹر کی آپ لینگویج دیکھیں نا, کہ لیٹر میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے منی لانڈرز کو, این آر او زدہ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کی ہے. تو عمران خان صاحب تو ڈائریکٹ وہاں اٹیک کر رہے ہیں نا, وہ تو کسی قسم کے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ چیز جو ہے سیاستدانوں کو, تو صرف خود نہیں آتے. دیکھیں وہ تو آپشنز ایگزاسٹ کر چکے ہیں نا, ان سے بات کرنے کی کوشش تو کر چکے. اگر وہاں سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی, اس حد تک نہیں ہو رہی ہے, صرف ایک ملاقات کی بھی اجازت دی جائے تو اس کا تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس حکومتی کمیٹی کی تو کوئی وقت رہی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کی بات کرنے کا. بات یہاں تک یہ رہی کہ کرٹیسائز کرتے ہیں, پھر آپ ان سے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. کرٹیسائز تو وہ آرمی چیف کو بھی کرتے رہے, لیکن جب بھی کسی دو مختلف جو ہے نا لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو تیسرا شخص ہمیشہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرتا ہے. اس سچویشن میں آج کل کی جو صورتحال ہے پاکستان کی, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ تیسرا کوئی ایسا فریق رہا نہیں جو بیٹھ کے دونوں کے معاملات کو ٹھیک کر سکے. تو ڈائریکٹلی بات کرنی پڑتی ہے انہی کے ساتھ جن کے پاس اس چیز کا حل ہے. خطوط کا, لیٹرز کا انسان کی صرف جو رومانٹک رومانوی تاریخ ہے اس کے ساتھ ہی تعلق نہیں رہا, بلکہ لیٹرز کا, خطوط کا انسانوں کی سیاسی, سماجی, سوشل, حتیٰ کہ جنگی تاریخ میں بھی اہم کردار رہا ہے. سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو انگریزوں کے دور میں گاندھی, جناح, علامہ اقبال, ان کے خطوط کو بہت شہرت ملی, جن کو آج بھی پڑھتے ہیں ہسٹری کے طالب علم. نہرو نے بیٹی کے نام جو خطوط لکھے, گلمسز آف ورلڈ ہسٹری, وہ تو دنیا بھر میں ایک معنوی کتاب کی صورت میں سامنے ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط پر مبنی غبار خاطر دیکھنے, بہت مشہور یہ لیٹرز پر مبنی کتاب ہے. پاکستان بننے کی بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کا لیٹر جو تھا بے نظیر کے نام, لیٹر ٹو مائی ڈاٹر, اس کو بہت شہرت ملی. 77 میں اصغر خان نے آرمی کو ایک اوپن لیٹر لکھا, یہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ لیٹر یعنی ہماری ہسٹری میں بھی, آل اوور ہسٹری میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے. اب عمران خان نے اس روایت کا احیاء کیا ایک لحاظ سے. پہلے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لیٹر لکھا, اس کے بعد آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف لیٹر لکھا, عاصم منیر کے بعد کو لیٹر لکھا جس کو کھلا خط کہا جا رہا ہے, اوپن لیٹر کہا جا رہا ہے, جس میں 6 مطالبات عمران خان نے پیش کیے ہیں. تو یہ خط کا امپیکٹ, خط کا آگے کیا ہوگا, ان کے مطالبات کے حوالے سے بات کریں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے آصف علی زرداری کا جو حالیہ دورہ چائنا رہا, اس میں خاص طور پر محسن نقوی نے جو بڑی غلطی کی. محسن نقوی جنہیں مین آف آل سیزنز کہا جا رہا ہے جی, خواجہ امور پر بھی, کرکٹ بھی, داخلہ امور پر بھی, انہوں نے نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا جو ایک پولیٹیکل لابی ہے چائنا کی حکومت کے خلاف امریکہ میں, اس کے ایونٹ میں شرکت کی. تو کیا یہ دورے میں تلافی ہو پائے گی اس غلطی کی محسن نقوی کے؟ یہ سب اہم معاملات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت اہم گیسٹ موجود ہیں. اظہر لغاری صاحب کالم نگار بھی ہیں, اظہر لغاری صاحب رائٹر بھی ہیں,
एडिटिंग के मामलात भी देखते हैं, और इस सब के साथ साथ जो पीटीआई के मीडिया के मामलात हैं, जो मीडिया का शोबा है, इसमें भी अजहर लुगारी साहब अहम किरदार अदा करते आए हैं। अजहर लुगारी साहब को हम रियलिटी बाइट्स में खुशामदीद कहते हैं। जी कैसे हैं अजहर लुगारी साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया अदर साहब। तो शुरू करते हैं हम लेटर से। जी इमरान खान के लेटर का बहुत चर्चा है। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, फिर आर्मी चीफ को लिखा। इस लेटर में जो खास बात है, जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात के हवाले से आप क्या कहेंगे? और फिर जिस तरह इस लेटर का एक लिहाज से रिस्पॉन्स ही हम कह सकते हैं कि आया फौजी जराये के नाम से कि जी ना हमें लेटर मिला है, ना हम ऐसे लेटर को पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो ये खुला खत था, तो इस खुले खत पर, इसमें पेश किए गए मुतालबात पर, और इमरान खान को जो जरूरत पेश आई खुले खत लिखने की, क्या कहेंगे आप? जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये एक जो खत जो लिखा है उन्होंने आर्मी चीफ को, वो इसलिए लिखा है कि वो शायद डायरेक्टली अपने नाम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक ऐसा एक इदारे का एक सरबराह है जो सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में बड़ा असर रखता है। और इन खत के जो मंदरजात हैं, अगर आप उसमें पढ़ें, तो ये गुजारिशात से ज़्यादा जो हैं, ये मुझे तो ये समझ लें कि मुतालबात या किसी चीज़ की निशानदेही करना, या अगर आप किसी चीज़ की इस्लाह करना चाहें एक कौम के लीडर के हिसाब से, क्योंकि वो बड़ी पार्टी के लीडर तो हैं ना, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। तो ये खत उन्होंने जो लिखा है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी जो जो समझते हैं वो कि कौन-सी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं इस वक़्त मुल्की हालात को, और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो की जाएँ तो बेहतरी हो सकती है एज़ अ नेशन, और पाकिस्तान के बेनिफिट में होंगी वो ओवरऑल। तो कोई एक सेक्शन कोई ऐसा नहीं लगा मुझे इस खत में जो उन्होंने रहने दिया हो या छोड़ा हो। और ये खुला खत है, अब अगर कोई ये कहे कि जी हमें नहीं मिला, तो अब उसके बारे में तो हम दोनों कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये कोई पोस्टेड खत तो था नहीं। ये खत जो है वो ये ओपन लेटर था जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, और आम तरह से इस तरह के जो खतूत होते हैं उनकी एक्सेस पूरी पब्लिक को होती है, तो जाहिर है उनको भी होगी। हम ट्रेडिशनली जो हमारा रूलिंग एलीट है पिछले 4-5 साल से, और मैं भी या डॉक्टर आदिल नजम भी, हम उनको कहते भी रहे हैं, क्रिटिक भी करते रहे हैं कि आप इसको डीपली समझिए कि ये खाली फ्लड्स का मसला नहीं है, ग्लेशियर मेल्ट। अब अगर इस्लामाबाद में आप देखिए कि जो पानी की कमी है, ये अर्बन प्लानिंग का भी बहुत बड़ा मसला है। और कि जी अगर बारिश नहीं आ रही तो आपने जो धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटियां, दरख्त चॉप कर दिए हैं, एग्रीकल्चर जमीन गायब कर दी है, उसके इम्पैक्ट को समझने की जरूरत। मैं सिर्फ इसको इस पे एंड करूंगा कि पाकिस्तान की जो अभी भी हमारी एलीट है, वो ये समझ रही है कि बाहर की दुनिया और डोनर्स, और वो आपको पैसे दे देंगे, लॉस एंड डैमेज फंड में बहुत से हुकूमत के पास आ जाएंगे और हम इस मसले को डील। देखिए इसके दो तरीके, या तो आपकी एलीट जो है उस एड के और ग्रांट के पैसे को या सस्ते कर्जों को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगा के अपने मुल्क को खड़ा कर ले, जो कि बहुत से ममालिक ने किया, या आप उस पैसों को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और किकबैक्स के अंदर और इश्तिहारबाजी के अंदर और ग्लोबल नेटवर्किंग के अंदर यूज कर दें। देखिए ना, अब वो हमारी एलीट उसको प्रोडक्टिवली तो यूज कर नहीं पाई, तो जो एड एजेंसी होती है वो एक पॉलिटिकल बेसिकली इंस्ट्रूमेंट, तो वो फिर उसको सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए दुनिया में रिफॉर्म वो होती है जिसकी कंस्टिट्यूएंसी हो, कोई कंस्टिट्यूएंसी सपोर्ट कर रही होती है ना। अगर ऊपर बैठ के ड्राइंग रूम में कुछ लोग फैसला कर लें हमने ये काम करना है विदाउट बिल्डिंग ए कंस्टिट्यूएंसी, तो फिर वो काम मुश्किल होता जाता है। मैंने 16 ममालिक में इंटरनेशनल इदारों के तहत रिफॉर्म्स देखी हैं जहां उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी बिल्ड कर ली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, चाहे शक्लें बदल जाएं वो काम हो जाता है। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स, हमारे साथ मौजूद हैं अरुण शरीफ साहब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एनवायरनमेंट पे और इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। अरुण शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि इस्लामाबाद में अभी खबरें आ रही हैं
वाटर क्राइसिस की रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों जगह पे, और गाड़ियां धोने पे पाबंदी लगी है, खुश्क साली है, लैक ऑफ रेन्स। तो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो वाटर मैनेजमेंट हैज़ बीन अ की इशू, और एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे यहाँ जितना काम हुआ है, उसके साथ ही यूएस एड भी बंद हो गई, जहाँ से कुछ पैसे शायद इस तरफ भी आते थे एनवायरनमेंट के मैटर्स के ऊपर भी। अभी हमने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी देखा, सहरा को ग्रीन करने का एक मंसूबा है, काफ़ी ज़मीन है वो लंबी चौड़ा उसका रकबा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल स्टेप इन द बिगिनिंग। जो इस वक्त वाटर क्राइसिस है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, क्या वजूहात हैं? व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? जी डॉक्टर साहब, देखिए, पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल, या जिसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सोजेनस थ्रेट्स कहते हैं जी, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स एक बहुत सीरियस थ्रेट है। और वो पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत की थ्रेट है, बल्कि वो पाकिस्तान की एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बिकॉज उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर टोटल तबाही आ जाती है। एक साल फ्लड आता है, अगले साल ड्राउट आता है। तो पहली चीज तो ये है कि जो 3 फेज होते हैं किसी भी स्टेट मशीनरी के, कि आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या, आपके उसके रिस्पांस के लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई है, और तीसरा उसका ये होता है कि वो जो पॉलिसी है उसको आपने फाइनेंस और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखिए ना, सो हम ट्रेडिशनली जो हमारा रूलिंग एलीट है पिछले 4-5 साल से, और मैं भी डॉक्टर आदिल नजम भी, हम उनको कहते भी रहे हैं, क्रिटिक भी करते रहे हैं कि आप इसको डीपली समझिए कि ये खाली फ्लड्स का मसला नहीं है ग्लेशियर मेल्ट से। अब अगर इस्लामाबाद में आप देखिए कि जो पानी की कमी है, ये अर्बन प्लानिंग का भी बहुत बड़ा मसला है। और कि जी अगर बारिश नहीं आ रही तो आपने जो धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटियां, दरख्त चॉप कर दिए हैं, एग्रीकल्चर जमीन गायब कर दी है, उसके इम्पैक्ट को समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ इसको इस पे एंड करूंगा कि पाकिस्तान की जो अभी भी हमारी एलीट है वो ये समझ रही है कि बाहर की दुनिया और डोनर्स, और वो आपको पैसे दे देंगे, लॉस एंड डैमेज फंड में बहुत से हुकूमत के पास आ जाएंगे और हम इस मसले को डील कर लेंगे। ये हमारा इंटरनल मसला है। इसके लिए सोसाइटी के हर एंगल को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, टेक्निकल इदारों को, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को, इनको एंगेज करके एक पब्लिक पॉलिसी और सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये हमारा मसला है, कोई बाहर से आके कभी भी हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। देखिए सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अवाम में बड़े मजबूत, और उन्होंने कुछ बातें कही थी वो पीछे हटने वाले हिसाब से आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये 26 नवंबर पे और 9 मई पे कमीशन बना दे, और जुडिशियल कमीशन बना दे 3 मोस्ट सीनियर जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, और उसका फैसला आ जाए। अगर उसमें मेरी गलती होती है तो मैं माफी मांगू। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकंसिलिएटरी एक ये पीछे हटना था, ये पीछे हटना था। यानी ISPR केस वजह कर चुकी है 9 मई के हवाले से, जी के हमारे साथ हुआ जो दुश्मन ने भी नहीं किया 9 मई को, वो पूरा इल्जाम लगा चुके हैं। तो आप अदालती कमीशन में दोबारा यानी वो एस्टेब्लिशमेंट को कहना जी साबित करें हमने किया, ये पीछे हटना था। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए एस्टेब्लिशमेंट हो या आप हो या मैं हूं, हम खुद तो जज जूरी तो नहीं बन सकते ना। कंप्लेनेंट भी हम खुद हो, जज भी हम खुद बन जाएं। जाहिर है, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि हमेशा ये होता था कि 2 फरीकों के दरमियान अगर कोई तनाजा होता है तो तीसरा एक फरीक आता है जो उनका तनाजा तय करता है। और नवाज शरीफ वगैरह ये करप्ट लोग हैं, जरी बात है, ये तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सियासत में आए। मैं आपसे यहाँ तक इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। यही तो इमरान खान का सबसे बड़ा स्टडी पॉइंट था, जो इस मुल्क की यूथ है, मिडिल क्लास है, हम आप जैसे पाकिस्तानी है, यही तो उनका सेलिंग पॉइंट था कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन मामला पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन सर फिर वो 90 मिलियन पाउंड का केस हो, तोशाखाना केस हो, उस्मान बुजदार के दौर में, हम भी सर पंजाब में रहते रहे हैं 2018 से 22 तक, उस दौर में जिस तरह वो थानों तैनातियों पर
ठेकों की नीलामियों की बातें होती थी, फरत सिदात होगी वगैरह। तो सर ये भी सारा मामला तो देखे ना, वो तो है ही करप्ट। जरदारी और नवाज शरीफ, उनको मैं भी मान रहा हूँ वो करप्ट लोग हैं। मियां फैमिली तो पॉलिटिक्स में आई अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए जनरल जिया के दौर में, मैं ये बात मान रहा हूँ। लेकिन फिर ये इमरान खान साहब के प्रोफाइल पे भी तो सर ये फिर लग गया ना सब कुछ। सर 2022 में हुकूमत गई है इमरान खान की, आज 2025 में हम हैं, ऑलमोस्ट ये 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी, होने वाले। उस्मान बुज़दार भी सर आजाद घूम रहा है, ठीक है सर, उस्मान बुज़दार आजाद घूम रहा है। उस्मान बुज़दार को तो मेरे ख्याल में आज तक पकड़ा भी नहीं गया, और वो बिल्कुल क्लीन चिट है उनकी, वो आजादी से अपना घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जब भी कोई बात होती है तो उनके खिलाफ फाइलें हैं, जो भी चीजें, वो आज तक सामने नहीं आई है कोई फाइल जिस तरह की फाइल की उस्मान बात बुज़दार होती है। साहब ने अपना किबला बदल लिया ना। उस्मान बुज़दार साहब ने 9 मई होता गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी तरफ आ गए। देखिए ना, सारी ट्विस्टिंग तो होती है तो सर करप्शन ये की। इस सारी चीज की इतनी सी बिसात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिल्कुल सही हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर यास्मीन राशिद की तरह, महमूद रशीद की तरह, खान साहब की तरह, सबकी तरह जेल में। अनस साहब, आपका हम फायदा उठाते हैं इस बात का कि आपने जरी बात है इमरान खान साहब के साथ भी काम किया है, पीटीआई के मीडिया के मामला भी अच्छी तरह समझते हैं, तो इससे हम और व्यूअर्स फायदा उठाते हैं। हमें यह आप बताइए, जिस तरह आपने खुद बात की, ये एक लिहाज से मैच हो रहा है। आप तो ये चीज समझते हैं, अब हर कोई ये चीज जानता है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से एक अहम फरीक रहा है। अब ये एक रियलिटी है, सारी बात है, कभी एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ हो, या कभी कोई नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एक अहम फरीक रहा है। 2018 में वो इमरान को बैक करा था, बाद में सूरत हाल बदली, वो बात अपनी जगह अहम। इसमें आपसे मेरा सवाल ये है, क्या इमरान खान इस सूरत हाल का इदराक नहीं कर रहे कि यार एस्टेब्लिशमेंट से अगर मामला तय करना है तो फिर 1-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ेगा। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुतालबा कर रही है कि 9 मई के हवाले से माफी मांगी जाए, 9 मई हमारी रेड लाइन, और इस तरह के मामला पर थोड़ा सा जरा 2-3 स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरह बहुत नजीरें हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ, बेनजीर, कई लीडर्स की नजीरें हैं कि यार 1-2 स्टेप जरा पीछे हटो। तो हमें जरा, आपने चूंकि इमरान खान साहब के साथ भी काम किया, हमें जरा गाइड कीजिएगा कि इमरान खान साहब क्या इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि पीछे हटना, या वो जानबूझकर पीछे नहीं हटना चाह रहे। अगर जानबूझकर 1-2 स्टेप भी पीछे नहीं हटना चाह रहे तो फिर ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, जहां एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है। देखिए सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अवाम में बड़े मजबूत हैं। और उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो पीछे हटने वाले हिसाब से ही आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये 26 नवंबर पे और 9 मई पे कमीशन बना दें, और जुडिशियल कमीशन बना दे 3 मोस्ट सीनियर जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, और उसका फैसला आ जाए। अगर उसमें मेरी गलती होती है तो मैं माफी मांगू। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकंसिलिएटरी एक नहीं, ये पीछे हटना स्टेटमेंट था, था। ये पीछे हटना था। यानी आईएसपीआर केस वजह कर चुके हैं 9 मई के हवाले से जी, के हमारे साथ वो हुआ जो दुश्मन ने भी नहीं किया 9 मई को, वो पूरा इल्जाम लगा चुके हैं। तो आप अदालती कमीशन में दोबारा, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट को कहना जी साबित करें हमने किया है, ये पीछे हटना था। मैं आपसे समझना चाह नहीं, देखें देखें, एस्टेब्लिशमेंट हो या आप हो या मैं हूँ, हम खुद तो जज जूरी तो नहीं बन सकते ना। कंप्लेनेंट भी हम खुद हों, जज भी हम खुद बन जाएं। जाहिर है, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि हमेशा ये होता था कि 2 फरीकों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा होता है तो तीसरा एक फरीक आता है जो उनका तनाज़ा तय करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो अदलिया का जो हाल है, उस पे हम बाद में हो सकता है आप आए 26वीं तरमीम पे, लेकिन उसकी वजह से अदलिया बहुत कमजोर हो चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अदलिया है जिसको हुकूमत एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर रहा है हर तरह से। अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में आप देख लें, सिंध हाई कोर्ट में देख लें, आप आम तरह से किसी पुराने वकील से पूछ लें कि इन इन लोगों का किस जमात के साथ ताल्लुक रहा है, तो ज्यादातर का ताल्लुक सिंध में पीपल्स पार्टी से रहा है, और ज्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम लीग से रहा है। पंजाब में जो भी हाई कोर्ट के जज साहबान आए हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करेगा कि वो अपने ओथ के बाद जो है वो अच्छे तरीके से इंसाफ में मबनी फैसले करेंगे। पीछे हटने की बात मैं इस तरह कर रहा हूँ, अगर देखें खान साहब की भी इंसान है, उनकी भी कोई शेरग होगी, उनकी भी कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो पीछे नहीं हट रहे। अब अगर आप उनकी बेगम को बार बार गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, या उनके साथ जेल में इस तरह का ट्रीटमेंट होगा कि उनकी सेल की हालत बड़ी खराब हो, या उनको तंग किया जाए, मुलाकातों में तंग किया जाए। कई मरतबा खान साहब जो है वो अपने वकला का इंतजार करते करते, अपने मुलाकातियों का इंतजार करते करते
पूरे पूरे दिन गुजर जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। जो पाकिस्तान के अवाम को आसूदगी फराम न करे, ज़हनी, नफ्सियाती, फिजिकल, माशी, वो इंटरेस्ट हो नहीं सकता आपका। तो इसका मतलब ये कि अगर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग अपने आप को महफूज तसव्वुर करें, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी, माशी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी, कि वो कोई उनको छोटा ना समझे, साइड लाइन ना करे, आई थिंक दैट इज द वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। और इसके लिए चाहे जो आपको अपनी बनानी है खारजा पॉलिसी जो इसमें कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने जो इसमें कंट्रीब्यूट करे, जो डिफेंस पॉलिसी बनाने जो इसमें कंट्रीब्यूट करे, तो फिर तो आप नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर रहे हैं या उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी हम ये सही सिमत में जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो 2-3 चीजों पे डॉक्टर साहब देखा करता हूँ। नंबर 1, रोटी की कीमत क्या है जो कि गरीब आदमी खाता है? क्या गरीब आदमी को पीने का साफ पानी मिल रहा है? क्या उसकी सेहत का इंतजाम किया जा रहा है? और क्या उसको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे वो समाजी इंसाफ हो या मुआशी इंसाफ हो। सियासत को तो छोड़ देना बिल्कुल एक तरफ। इनमें से अगर हमारे अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे ये उल्टे लटक जाए, मर्जी करते रहे, द नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट बीइंग सर्व्ड। IMF वाले कहते हैं हम आपकी गवर्नेंस चेक करेंगे, हम आपकी करप्शन चेक करेंगे, हम आपका ये चेक करेंगे, आपका इंसाफ का निजाम। तो हमारे बहुत से लोग कहते हैं अच्छा है ना जी कि हमारे हक में कर रहे हैं ना जी। अरे अपने हक में तुम खुद क्यों नहीं कर सकते? क्यों बाहर से आपको लोग डिक्टेट करें? अब अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं जी कि ट्रंप कहेगा उसको छोड़ देंगे, ट्रंप कहेगा तो ये हो जाएगा। अरे भाई, ट्रंप अपने मुल्क का देखेगा, इंटरेस्ट देखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो 3, 4, 5 बड़े बड़े सियासी लोग हैं या गैर सियासी लोग हैं, इनमें से अमेरिका की बात कौन मानेगा? Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब खालिद नईम लोधी साहब। एक बहुत रिस्पेक्टेड नाम है आज के पाकिस्तान में, खास तौर पे जहां इतनी सियासी रस्साकशी हो रही है। जनरल साहब ने एक बहुत अहम और पॉजिटिव रोल अदा किया है कि ये मामलात कहीं थमे, चीजें सेटल डाउन हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी सर बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है, वो है पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट। एक तो सवाल मेरे जहन में ये उठता है कि इस किस्म की डिक्शन, इस किस्म की वोकैबुलरी इन्वोक की जाती है ऑन वेरियस ओकेजन्स, और हमने ये भी देखा है कि हमारी जो नेशनल डिस्कोर्स है, जो हमारा कौमी एक अंदाज है बात करने का, उसमें बहुत हैवी वोकैबुलरी, बहुत क्या कहना चाहिए, वजनी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी किसी को पॉलिटिकल ओपोनेंट है तो उसको आप फौरी तौर पे गद्दार करार दे दें, किसी को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दें। फिर इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो ये टर्म जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है, खास तौर पे जब हम एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से और एक हिस्ट्री ऑफ मार्शल लॉज कि इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आप किसी को भी कॉर्नर कर दें, इस किस्म की बातें होती हैं। बट इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। आप प्लीज बयान फरमाइएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट, जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, वो तो तकरीबन तमाम कौमों का लगभग एक जैसा होता है, और वो है वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्टेड है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकें, इसीलिए हमने ये खिता अलग किया था। तो मेरे ख्याल उसमें कोई बहाम तो नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जब उस नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के जो जराए की जब हम बात करते हैं, जब हम लोअर छोटे इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, जिनको आप मेजर इंटरेस्ट कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कह सकते हैं, एक तो ना वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, फिर बाकी ये इंटरेस्ट हैं छोटे छोटे, उसमें फिर हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि जी ये इंटरेस्ट कौन डिफाइन करेगा, क्या ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, क्या सिर्फ दिफा करना से मुल्क का इंटरेस्ट पूरा हो जाता है, इस किस्म की बातचीत। तो मेरा ख्याल इसमें तो भाम खत्म कर देना चाहिए कि कोई भी निजाम या कोई भी कदम जो पाकिस्तान के अवाम को आसूदगी फराम न करे, ज़हनी, नफ्सियाती, फिजिकल, माशी, वो इंटरेस्ट हो नहीं सकता आपका। तो इसका मतलब ये कि अगर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग अपने आप को महफूज तसव्वुर करें, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी,
نفسیاتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی، کہ وہ کوئی ان کو چھوٹا نہ سمجھے، سائیڈ لائن نہ کرے. تو آئی تھنک دیٹ از دی وائٹل نیشنل انٹرسٹ. اور اس کے لیے چاہے جو آپ کو اپنی بنانی ہے خارجہ پالیسی جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے، جو اکنامک پالیسی بنانی جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے، جو ڈیفنس پالیسی بنانی جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے، تو پھر تو آپ نیشنل انٹرسٹ اچیو کر رہے ہیں یا اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی اپنا ایسا انٹرسٹ بنا لیا ہے جس کا اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ پروونسز میں تمام پارٹیوں کی حکومتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں سندھ میں ایک الگ پارٹی ہے، KPK میں الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، لیکن جو حال ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ہم یہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں تو 2-3 چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب دیکھا کرتا ہوں. نمبر 1، روٹی کی قیمت کیا ہے جو کہ غریب آدمی کھاتا ہے؟ کیا غریب آدمی کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا اس کی صحت کا انتظام کیا جا رہا ہے؟ اور کیا اس کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، چاہے وہ سماجی انصاف ہو یا معاشی انصاف ہو. سیاست کو تو چھوڑ دینا بالکل ایک طرف. ان میں سے اگر ہمارے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چاہے یہ الٹے لٹک جائیں، جو مرضی کرتے رہیں، the national interest is not being served. میرے خیال میں بھارت پاکستان کے بیچ جو سب سے مشکل کام تھا وہ بٹوارے کے سمے کا ہے، اور اس کی زخم کو آج بھی لوگ کوریدنے کی، کوئی کوریدتا ہے کوئی نہیں کوریدتا ہے، کوئی اس کو اس زخم کو ہرا کرنے کی دونوں طرف سے شاید کوشش ہوتی ہوگی، ایسا میرا ماننا ہے. لیکن یہ سوچنے والی چیز ہے کہ اس 47 کے بعد جو بھارت میں پہلا ریپبلک ڈے پریڈ آن راجپتھ ہوئی تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بہت سے درشک، آپ کے درشک کو یہ شاید نہیں علم ہوگا کہ 47 میں دیش آزاد ہوا، آپ آزاد ہوئے، ہم آزاد ہوئے، ہمارا ریپبلک 52 میں بنا، اور ہماری جو پہلی ریپبلک ڈے پریڈ تھی، ہمارے لیے ریپبلک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ہمیں کنسٹیٹیوشن دیا، اس نے ہمیں ووٹ کا ادھیکار دیا، اور وہ شاید ایک ہمارے لیے سب سے بڑی چیز تھی کہ وہ ایک کامن آدمی کو ایک ووٹ کا ادھیکار. 1955 میں جو پہلی بار راجپتھ پہ ہمارا ریپبلک ڈے پریڈ ہوا اور جو ملٹری پریڈ، اس کی سلامی لینے کے لیے ہمارے چیف گیسٹ آپ کے گورنر جنرل آف پاکستان ملک غلام محمد صاحب کو بلائے. یہ کیسے ہوا؟ 65 کی ریپبلک ڈے پریڈ کا چیف گیسٹ پھر سے پاکستان کا منسٹر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر، کھادیہ اور کرشی کا رانا عبد الحمید. یہ کیا ہوا؟ اگر ہم اس بٹوارے کے درد کو بھول کے 18 سال میں 2 بار پاکستان کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، تو ایسا کیا اس کے بعد ہوا؟ آج ہم ایک دوسرے کو، مطلب اگر آج ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ہے کہ یار جانا مت. مطلب میں ایمانداری سے بتاؤں، میں نے کسی سے کہا کہ نہیں، میں میرا ایک کسی پاکستان کے ڈاکٹر ظفر ٹھیک رہے گا، سوچ لینا. مطلب یہ مجھے ہدایت 10 میں سے 8 لوگوں آنند جی نے جو بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ریپبلک ڈے پہ چیف گیسٹ ہیں، پھر پاکستان کے ایک منسٹر آپ کے اسی سال میں 65 میں چیف گیسٹ ہیں، یہ 26 جنوری کو ہوتا ہے نا، دیٹ از سٹارٹ آف دی ایئر. So what changed everything? So what actually changed things? I think the 65 war changed everything. میں تو witness ہوں نا اس کا. 65 war happened after such niceties being exchanged, such good gestures being extended. کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسا میوزک بج گیا جس کی وجہ سے ساری دھن چینج ہو گئی. تقسیم ہند 1947. The bloody partition of Punjab. تنازع کشمیر 1965 کی پاک بھارت جنگ. سانحۂ مشرقی پاکستان اور بھارت کا کردار. خالصتان موومنٹ اور آپریشن بلو سٹار. اٹل بہاری واجپئی کا دورہ لاہور اور کارگل جنگ. انڈین پارلیمنٹ پہ حملے، ممبئی حملے، بالا کوٹ پہ بھارتی حملہ، کلبھوشن یادیو اور بلوچستان، تنازعات اور الزامات میں امن کی تلاش. واچ انڈو پاک ڈائلاگ ود ڈاکٹر اشتیاق احمد اینڈ لیڈنگ وائسز فرام انڈیا. Talking Politics on Federal Post. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس، اسپیشل ایپیسوڈ انڈو پاک ڈائلاگ. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، اور آج لکھنؤ سے جوائن کر رہے ہیں آنند وردھن سنگھ صاحب. جرنلسٹ ہیں، آؤٹ اسپوکن آدمی ہیں، اور آنند جی کے چینل کا نام ہے دا پبلک انڈیا. بہت بہت شکریہ آنند جی، لکھنؤ سے جوائن کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، حسب روایت آپ ذرا بتائیے کہ آنند جی سے ملاقات کیسے ہوئی اور کیسے سلسلہ آگے بڑھا آپ کی دوستی کا ان کے ساتھ. میری جب جناب والی کتاب پبلش ہوئی تو پھر ہندوستان سے کئی دوستوں سے رابطہ ہوا. ان میں سے آنند وردھن جی جو ہیں
وہ بہت میرے قریب آ گئے اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ بھی کیا ہے کامنٹ کرنے کے لیے. پھر ان کی جو کتاب ہے ہے رام, جی جی جی, اور اس کے اوپر میں نے پھر پروگرام کیا تھا, شاید اس کو بلکہ دا فرائیڈے ٹائمز میں ریویو بھی کیا تھا میں نے. اس طرح ہماری دوستی جو ہے بہت پرانی ہے, اب تو کئی سال ہو گئے ہیں, 3-4 سال تو ہو ہی گئے ہیں, اور وی آر آلویز ان ٹچ. تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مہمان ہیں آنند بھائی. مہمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بارڈر ہیں, ورنہ میں تو انہیں اپنی فیملی سمجھتا ہوں. بالکل ایسے میں میرا یہ جذبہ ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا یہ نا انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے لکھنؤ اور لاہور کی اردو کا, تو اس پہ بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں آتی ہیں سامنے. آنند سنگھ جی بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. آپ کی موجودگی سے مجھے وہ ایک منٹو کا افسانہ ہے وہ یاد آ رہا ہے. تقی کاتب ان کا ایک افسانہ ہے. تو وہ تقی صاحب جو تھے لکھنؤ سے آئے تھے, اور ہر بات میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کتابت جب کرتے تھے تو ہر لفظ کے اوپر پیش ڈال دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا قصہ ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی ہم اہل زبان ہیں, جیسے چڑیا کو چڑیا لکھ دیتے ہوں گے وہ. تو کیونکہ وہاں ڈائلیکٹ ہے بولنے میں اس طرح سے. تو چلیے ذرا جرنلزم کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی یہ چوائس ہے, فیلڈ ہے آپ کی, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے حالات کو ہندوستان کے, پاکستان کے؟ مودی جی نے تو بڑا سکسیسفل وزٹ کیا ہے یو ایس اے کا, وہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے. سو اینی تھنگ دیٹ یو لائک ٹو بگن ود؟ نہیں, میں شروعات میں 1-2 چیزیں کہہ دوں جو لکھنؤ اور لاہور کے متعلق. لکھنؤ میں دیکھیے ہم لوگ کی زبان کا, ہم لکھنؤ میں پیدائش ہوئی اور لکھنؤ میں پرورش ہوئی. تو جب باہر نکلے نوکری کرنے کے لیے تو لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تم اردو بولتے ہو. تو ہم نے کہا اردو تو نہیں بولتے ہیں, یہ تمہاری بھائی ہم یہ وہ زبان بولتے ہیں جو ہماری مادری زبان ہے. اور وہ اب وہ کہاں ہندی ختم ہوتی ہے اور کہاں اردو شروع ہوتی ہے یہ مجھے آج بھی نہیں معلوم. میں گھر میں جتنی میں دیکھتی تھی ٹی وی پہ, میں جتنے بھی ڈرامے بڑے دیکھتے تھے تو میں وہ سارے بعد میں خود پرفارم کرتی تھی. اچھا, آپ نے بتائیں کہ کوئی انسپریشن تو ہوگی آپ کی اس کو دیکھ کے آپ کو شوق ہوا؟ مجھے بس یہ تھا کہ میں ٹی وی پہ آؤں, لوگ مجھے جانیں بچپن سے. یہ ایک نا ٹرائنگل ریکٹینگل ٹائپ کا ہمارا لو سیکوینس ہے اس کے اندر, اور میں بہت اچھی اپنی نیچر کے پاس رہ کے ایکٹنگ کریں ان کو, تاکہ نا یہ فیک فیل نہ آئے, اور ہمیشہ بڑے سکون سے کریں. کر رہے ہیں وہ ان سے نہیں ہو رہا, مگر میں نے دیکھا ہے. السلام علیکم, دس از امر اینڈ یو آر واچنگ کاکٹیل. شوبز انڈسٹری میں آنے کے لیے بہت لوگ بتاب ہوتے ہیں اور ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی ٹی وی پہ آئیں اور چھا جائیں, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. اس میں لک بھی بہت کام کرتی ہے. آج ہمارے شو میں ایک ایسی آرٹسٹ موجود ہیں جو کہ ایکٹریس بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, اور بہت کم عرصے میں انہوں نے کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہی ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس بھی کر رہی ہیں. تو آج ان سے بات کرتی ہیں, تھوڑی ٹپس بھی لیتے ہیں کہ اتنی ورسٹائل ایکٹریس کیسے بن گئی اور ان کا کیسے جرنی رہی. آئیے بات کرتے ہیں آمنہ حسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ آپ ذرا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا. اوکے, جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں ایکٹر ہوں اور ماڈل ہوں, تو مجھے نا یار مجھے بچپن سے شوق تھا. تو میں گھر میں جتنی میں دیکھتی تھی ٹی وی پہ, میں جتنے بھی ڈرامے بڑے دیکھتے تھے تو میں وہ سارے بعد میں خود پرفارم کرتی تھی. مطلب کبھی ہم لوگ وہ پراپر ہم بہنیں گھر میں اسی طرح کھیل رہے ہوتے تھے کہ ہم جاب کر رہے ہیں تو اچھا جاب والے کیسی ایکٹنگ ہوگی. پھر ماڈلنگ کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں کیا بتاؤں. ہم لوگ اپنے نا جب پیرنٹس ہو جاتے تھے تو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں لائٹ ڈم کر کے اور اسپاٹ لائٹس بناتے ہوتے تھے اور ہم ریمپ واک کرتے تھے اپنی طرف سے, اور ڈفرینٹ ہم ڈفرینٹ ڈریسز جو ہیں ان کو ہم لوگ لائک مطلب تھوڑا سا ماڈرن ٹچ, جو ڈریس پہنے ہوتے تھے ان کو تھوڑا ماڈرن ٹچ کر کے نا تو وہ ریمپ واک کرتے تھے. تو اس کا مجھے شوق ہمیشہ سے تھا. مطلب بچپن میں جیسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہم نے
टीचर बनना है, मैंने हाँ। जो है डॉक्टर बनना है, मगर मुझे जो है वो शुरू से एक्टिंग ही अच्छा। करनी, मुझे एक्टर ही बनना था, मुझे एक्ट्रेस ही बनना था, तो मेरा पक्का था। तो फिर तो कैसे स्टार्ट जो किया आपने? हाँ, जो जर्नी है मेरी, मैं लॉ कर रही थी जब हमारे इसमें कोविड में लॉकडाउन लगा, तो फिर मैंने ओह! सोचा कि यार ठीक है, जो अब डिग्री तो हम कर ही रहे हैं, मगर हमें वो करना चाहिए जो दिल करता है। तो मैंने सही। गूगल किया और मैंने हुँ। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, तो मैंने फुल एक अपने रजिस्टर पे सबके नाम नंबर लिखे और मैंने सबको कॉल किया। ओह! तो उसमें से कोई लोग निकले जो बिलबोर्ड लगाते थे, जो फ्लेक्स बनाते थे, तो उन सबको मैं कट डाउन करती रही। फिर 3-4 नाम वो निकले जो प्रॉपर्ली इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, जिसमें ओह! 422 टैलेंट जो है मुराद भाई आते हैं, फिर मैक टैलेंट आता है, हुँ। फिर मैंने इन सबको कॉन्टेक्ट किया, फिर स्टार्ट हो गई। सही, तो सही अपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया आपने। फिर मैंने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया और माशाल्लाह से मैं लिटरली बताऊँ, मुझे जो है बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत काम आया है। माशाल्लाह। अच्छा, आप ना बताएँ कि कोई इंस्पिरेशन तो होगी आपकी, जिसको देख के आपको शौक हुआ? इतनी पुरानी बात है इंस्पिरेशन वाली, मुझे बस ये था कि मैं टीवी पे आऊँ, लोग मुझे जाने बचपन से, और मैं स्कूल में हर इवेंट पे कोई भी एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी है तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। आप ना बताएँ कौन-कौन से हमेशा। प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? कौन-कौन से टीवी शोज़ कर रही हैं, प्राइवेट चैनल्स में? कौन-कौन से शोज़ हैं आपके? कौन-कौन से ड्रामास हैं? इस मेरा ऑन एयर है वो था दिल नादान। दिल दिल नादान नादान तो चल रहा है। बहुत मैंने भी देखा था ड्रामा, हाँ जी। और अभी इंशाल्लाह मेरा हम टीवी पे आएगा दिलवाली गली में, रमजान में ओह! आएगा वो। ओके, इंशाल्लाह। और अभी मैं एक पीटीवी होम के लिए कर रही हूँ रेशमा, ओह! आप रेशमा और बनी? मैं रेशमा मेरी मदर का नाम है। अच्छा, सही। और एक मैं कर रही हूँ आन टीवी के लिए कायनात, ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। और एक मैं एलटीएन के लिए कर रही हूँ लव मोहब्बत बैंक। मोहब्बत बैंक, वाओ! यानी कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आप जो है बिज़ी हैं। हाँ, ये सारे 4 जो हैं ये उनका शूट चल रहा है। और अच्छा। जो मोहब्बत बैंक है उसका कैरेक्टर बहुत मजे का कैरेक्टर है उसके अंदर। उसके अंदर मैं एक वो लड़की बनी हुई हूँ जो गली-गली जो मिट्टी के खिलौने नहीं बेचते सर पे रख के, हाँ, 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 मैं हाँ। वो हूँ। हाँ, तो मैं वो ओह! बेचती हूँ। और ये एक ना ट्रायंगल रेक्टेंगल टाइप सा हमारा लव सीक्वेंस है उसके अंदर, और मैं बहुत अच्छा। अच्छी हूँ, और मैं बहुत बेबाक हूँ, और मैं बहुत केयरिंग भी हूँ साथ में। तो हर कोई मुझे जानता है, मतलब मैं हर किसी को जानती हूँ। स्टोरी मेरी, हम सब एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, हमारी स्टोरी में ये है। ओहो! अच्छा, अच्छा। ये तो बड़ा उनका फंकी सा ड्रामा लग रहा है मुझे। वो ये सीरियस ड्रामा है, बड़ा सीरियस ड्रामा अच्छा। है, और सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर है उसमें जो मेरा रोल है ना, वो है कि हुँ। मैं बेबाक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।